Hello everyone, good morning. I am Devbrat and you are watching me in Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, Sambhal as a chemistry faculty. Dear students, today we are going to discuss about BSc first year chemistry syllabus. लेकिन before discussing chemistry syllabus, we will discuss something about BSc first year. बीएससी फर्स्ट ईयर है क्या? बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने ग्रांड टोटल होता है, कितने अधिकतम अंक होते हैं? देखो बेटा, जैसे आपने 12th में देखा था, आपका ग्रांड टोटल 500 अंकों का था, सब्जेक्ट थे आपके 5। उसी प्रकार बीएससी पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं और ग्रांड टोटल होता है 450 अंक, यानी कि 450 नंबर। प्रत्येक सब्जेक्ट 150 अंकों का होता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये 3 सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं बेटा, यदि आपने 12th में इंटरमीडिएट मैथ से पास आउट किया है तो आपको केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यदि आपने इंटरमीडिएट या 12th बायोलॉजी से किया है तो आपको केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने होंगे। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, केमिस्ट्री आपको दोनों में पढ़नी है, चाहे वो पीसीएम ब्रांच हो चाहे जेडवीसी ब्रांच हो, ठीक है बेटा। और प्रत्येक सब्जेक्ट 150 यानी कि 450 अंक हो जाते हैं आपके पूरे, ठीक है बेटा। अब देखो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा है, इसलिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बेटा, उसका ग्रांड टोटल होता है 150 अंक, मतलब 150 अंकों का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। आप जानते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसे हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, 2 पार्टों में बांट लिया है, एक थ्योरी वाला पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट। जो थ्योरी वाला पार्ट है बेटा जी, वो 100 अंकों का होता है और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो 50 अंकों का होता है, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हम लैब में करवाते हैं, ठीक है, और थ्योरी वाला पार्ट क्लास में। अच्छा, थ्योरी वाले जो पार्ट है, जो 100 अंक हैं जिसके लिए, वो 100 अंक हम एक पेपर में नहीं पढ़ते बेटा। उन 100 अंकों को हमें 3 पेपरों में पढ़ना होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है बेटा, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा गया है, पेपर सेकंड जो है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा गया है और पेपर थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री को रखा गया है। पेपर फर्स्ट बेटा 33 अंकों का होता है, पेपर सेकंड भी 33 अंकों का होता है और पेपर थर्ड 34 अंकों का होता है। कह सकते हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 अंकों की आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 33 अंकों की आती है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री वाला पेपर 34 अंकों का आता है। आज बेटा हम पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि शेड्यूल से लेते हैं इसलिए पहला पेपर स्टार्ट करेंगे। अब पहला पेपर स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पहले पेपर में आखिर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो पहला पेपर में क्या पढ़ना है, ठीक है, तो देखते हैं अब हम पहला पेपर, ठीक है। ये बेटा देखो, ये देखिए बेटा, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जिसे कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर फर्स्ट जो है बेटा, उस पूरे पेपर को हमने 4 यूनिट में बांट दिया है। कितने यूनिट में? 4 यूनिट में, ठीक है। यूनिट फर्स्ट देखें आप, यूनिट फर्स्ट, ये है यूनिट फर्स्ट। जो यूनिट फर्स्ट है बेटा, उसमें 2 चैप्टर रखे गए। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। यूनिट फर्स्ट में 2 पाठों को रखा गया है। चैप्टर फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, हिंदी में परमाणु संरचना, ठीक है बेटा।
दूसरा चैप्टर रखा गया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण, आवर्ती गुण, दूसरा चैप्टर। तो यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, परमाणु संरचना हिंदी में, और आवर्ती गुण। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, जो यूनिट सेकंड है बेटा, उसमें सॉरी एक चैप्टर रखा गया है, दो नहीं। जो यूनिट सेकंड है उसमें केवल एक चैप्टर रखा गया है, ठीक है, इसमें दो, ठीक है, एक दो, इसमें केवल एक चैप्टर रखा गया है। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक आबंध, रासायनिक बंध। एक चैप्टर रखा गया है केवल रासायनिक बंध, ये पढ़ना है, ठीक है, रासायनिक बंध। जो यूनिट थर्ड है आपकी, उसमें दो चैप्टर रखे गए। यूनिट थर्ड में बेटा दो चैप्टरों को रखा गया है, ठीक है, यूनिट थर्ड में दो चैप्टरों को रखा गया है। पहला चैप्टर है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व बेटा, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका नोबल गैस एलिमेंट्स, नोबल गैस एलिमेंट, अक्रिय गैस तत्व। दूसरे चैप्टर में रखा गया है नोबल गैस एलिमेंट्स, अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय या उत्कृष्ट कहते हैं बेटा, नोबल को कहते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस तत्व, ये रखा गया है, ठीक है। जीरो ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें उत्कृष्ट गैस तत्व कहते थे ना, नोबल गैस एलिमेंट, तो उन्हें ही पढ़ना है केवल, ठीक है। अच्छा, यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ना है बेटा आपको? यूनिट फोर्थ में बेटा आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, केवल एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है बेटा जी, ये पढ़ना है आपको, ठीक है जी, हो गया। तो देख लो एक नजर, पेपर फर्स्ट जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके लिए 33 अंक होते हैं, उसमें हमें ये सिलेबस पढ़ना है बेटा, ठीक है। चैप्टर कितने हो गए कुल मिला के? 2 3 2 5 और 1 6, केवल 6 चैप्टर हो गए, ठीक है बेटा। उन्हें यूनिट में तोड़ दिया है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टरों को रखा गया है, यूनिट सेकंड में 1 चैप्टर, यूनिट थर्ड में भी 2 चैप्टर, और यूनिट फोर्थ में 1 चैप्टर। तो 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, 2 1 2 1, ठीक है। ये चैप्टर के बाद आगे। अब बेटा आज हम आपको पहला चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो ये नोट कर लो, उसके बाद हम पहली यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करिए बेटा, हमने यूनिट फर्स्ट और चैप्टर भी बेटा, चैप्टर भी फर्स्ट स्टार्ट किया हमने। चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, पहला चैप्टर परमाणु संरचना। अब बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है
उसमें भी हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें बेटा क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर का हम सबसे पहले सिलेबस लिख दे करेंगे, ठीक है, आपको वही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का सिलेबस है। तो सिलेबस देख लेते हैं, इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में देखो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ना है बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की संरचना, ठीक है बेटा, ऑर्बिटलों की संरचना, एस पी डी एफ, ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, चारों की हमें शेप पता करनी है, ठीक है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, पी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की और एफ ऑर्बिटल, ठीक है बेटा, ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमको बेटा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है बेटा हमें इस चैप्टर में ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, मतलब ऑफ-बाउ का सिद्धांत, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा हुन्स रूल, क्या पढ़ना है, हुन्स रूल, हुन्स रूल, हुंड का नियम, क्या पढ़ना है बेटा हमको, हुंड का नियम, ठीक है बेटा। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, हुंड के नियम के बाद पाउली का नियम, सॉरी पाउली के नियम से पहले हमें पढ़नी होगी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, क्या पढ़ना है बेटा, क्वांटम संख्याएं, ठीक है बेटा, क्वांटम संख्याएं पढ़नी है। उसके बाद हमको पढ़ना है पाउली का नियम, पाउलीज, पाउलीज एक्सक्लूजन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन बोले तो अपवर्जन होता है बेटा जी, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या नियम, ठीक है बेटा, ये पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है बेटा आपको हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ना, ठीक है बेटा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, यह पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली की समीकरण, क्या बेटा, डी ब्रोगली की समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण कौन सी थी, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के दोहरे प्रभाव को बताने के लिए डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी, उसे डी ब्रोगली इक्वेशन कहते थे, तो वह पढ़नी है आपको, या कह सकते हैं हम दूसरा, इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति को हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है बेटा। फिर हमको पढ़नी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कौन सी बेटा, श्रोडिंगर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या पढ़ना है बेटा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, क्या पढ़ना है बेटा, श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी क्या दिया था, वेव इक्वेशन दी थी, ठीक है, तो श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन पढ़नी है हमको, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है बेटा, फिर हमको पढ़ना है इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या पढ़ना है बेटा हमको अब, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यह पढ़ना है, ठीक है। ईटीसी और छोटे छोटे टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इस चैप्टर में शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों की आकृति, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का सिद्धांत, हुम्स रूल, हुंड का नियम, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली की समीकरण, या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ईटीसी आदि पढ़ना है हमें। ठीक है, और भी छोटे छोटे टॉपिक मैंने बोला था इसलिए ईटीसी लिख दिया है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो जरा, नोट्स बनाते जाना। ठीक है बेटा, पहला टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की आकृति, ऑर्बिटलों की आकृति बेटा, ऑर्बिटलों की आकृति क्या होती है। ठीक है बेटा, ऑर्बिटलों की आकृति क्या होती है यह पढ़ना है। तो बेटा पहले तो ये जाने आप कि ऑर्बिटल ही क्या होता है, उसके बाद ही तो शेप का मतलब आता है। शेप का, आकृति का सवाल तब उठेगा, पहले हमें यह पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, बेसिकली ऑर्बिटल होते क्या हैं, किन्हें कहेंगे। तो बेटा देखो, आपने पढ़ा था 11th 12th सब में आपने एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं, उसमें अनेक वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि एटम जो होता है बेसिकली क्या पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो न्यूक्लियस में बेटा, न्यूक्लियस में, और उसकी सराउंड का जो एरिया होता है उसमें, जिन्हें ऑर्बिटल्स कहते थे। इसमें तो होता था, ये क्या होता था, ये सॉलिड पार्ट होता था बेटा आपका, सॉलिड पार्ट। इस सॉलिड पार्ट में आपके दो चीजें होती थी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये जो था आपका स्पेस, कक्षाएं जिसे कहते थे, ये होता था ऑर्बिटल। इन्हें बताते थे कि ये ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल होते थे, यही तो पढ़ा था। तो वहीं से हमने बताया कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो बेटा ऑर्बिटल वह स्थान होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो सबसे अधिकतम होती है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गतिमान रहते हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, अब जब गति कर रहे हैं तो ये तो कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन जहां रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे भी जा सकता है। तो इसलिए ऑर्बिटल किसे कहेंगे, तो ऑर्बिटल उस स्थान को कहेंगे, एटम के उस स्थान को कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होगी। तो ऑर्बिटल बेसिकली क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इज ए प्लेस इन एन एटम। परमाणु, किसी परमाणु में वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं, आप लिख लेना, ऑर्बिटल इज द प्लेस इन एन एटम where the probability प्रायिकता बेटा, where the probability of finding electron, पाए जाने की, of finding electrons is maximum। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल इज द प्लेस इन एन एटम, कॉमा लगा दो। ऑर्बिटल इज द प्लेस, वह स्थान होता है, इन एन एटम, किसी भी एटम का या किसी भी एटम में, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की
प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है बेटा जी। ठीक है, तो हिंदी में भी सुन लो, क्या है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल किसी एटम में वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, समझ गए अब? तो ये सब ऑर्बिटल है और ये न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो जरा, अब शेप की बात करेंगे, तो शेप की बात करने से पहले देख लें ये ऑर्बिटल एक ही होता है या कई हो सकते हैं। तो बेटा ये देखा है कि जो ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4। तो हमने देखा सबसे पहले ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिर अब क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल के प्रकार, ऑर्बिटल के प्रकार। ठीक है, ये ऑर्बिटल के प्रकार आ गए बेटा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल होते हैं आपके। ठीक है, एस ऑर्बिटल पहला होता है बेटा एस ऑर्बिटल, दूसरा होता है बेटा आपका पी ऑर्बिटल, तीसरा होता है आपका डी ऑर्बिटल, चौथा होता है आपका एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। बेटा इन ऑर्बिटल्स के बेस पर ही आपने पीरियोडिक जो आवर्त सारणी है आपकी, उसका क्लासिफिकेशन किया है बेसिकली। ठीक है, ब्लॉक जो बने हैं आवर्त सारणी में वो इसी बेस पर बने हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बेस पर, जैसे उसमें भी चार ब्लॉक बनाए हैं आपने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, वो इन्हीं ऑर्बिटल्स के बेस पर बनाए हैं आपने। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल 4 होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इसीलिए पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में क्लासिफाई कर दिया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमें तो मतलब फिलहाल कैसे ऑर्बिटल से, तो ऑर्बिटल बेटा आपके ये 4 रहे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। हो गया। हिंदी में एस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल ही कहेंगे, पी ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल ही कहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये नाम है और नाम का हिंदी और अंग्रेजी कोई नहीं होता है। ठीक है, वही हिंदी में कहेंगे वही अंग्रेजी में कहेंगे। ठीक है, जैसे आई एम देवव्रत हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। ठीक है बेटा, हो गया। अब आप हेडिंग डालें शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। कुछ हम एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, पी ऑर्बिटल के और डी ऑर्बिटल के और एफ ऑर्बिटल के। एस ऑर्बिटल की शेप, पी ऑर्बिटल की शेप, डी ऑर्बिटल की शेप और एफ ऑर्बिटल की शेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाली हमने, फिर अगेन शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल की आकृति। बेटा एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल की आकृति। ठीक है बेटा जी, एस ऑर्बिटल की आकृति, यह हेडिंग डाली। तो बेटा एस ऑर्बिटल ये देखा गया है कि एस ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। कैसी बेटा? स्फेरिकल, गोलाकार। समझे आप? एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। तो बोल सकते हैं एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल के बारे में हम क्या 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, हर ऑर्बिटल के बारे में यही पॉइंट पढ़ने हैं आप। ठीक है बेटा, सबसे पहला एस ऑर्बिटल की शेप। एस ऑर्बिटल की शेप, एस ऑर्बिटल की शेप होती है बेटा स्फेरिकल। क्या बेटा? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। हिंदी में कैसी बेटा? गोलाकार। ठीक है, कैसी होती है? गोलाकार। दूसरी बात है, क्या ये दिशात्मक होता है, दिशात्मक या अदिशात्मक होता है? मतलब इसमें इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? तो बेटा कोई भी चीज जो गोलाकार है, जो गोलाकार है, उसका कोई भी दिशा नहीं हो सकती। उसकी दिशा हो सकती है इधर से लगेगा, इधर से लगेगा, इधर से या इधर से, तो उसकी दिशा नहीं हो सकती। तो इसलिए इन्हें कहेंगे एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होता है, अर्थात अदिशात्मक होता है,
दिशात्मक होता है। इसका मतलब इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक है, अदिशात्मक होता है। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है बेटा, हो गया। तीसरी बात एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है हमको कि एस ऑर्बिटल एक ही होता है भैया। क्या एस ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल होता है या इसमें कई सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं? तो बेटा एस ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल होता है। सिंगल ऑर्बिटल मतलब इसके कोई भी भाग नहीं होते। एस ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है। अच्छा सिंगल ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल मैंने बना दिया, चलो सिंगल ऑर्बिटल, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है केवल, इसकी शेप ऐसे थोड़ी ना होगी बॉक्स टाइप, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है केवल। तो एस ऑर्बिटल सिंगल ये बना दिया मैंने एक खाना। अब एक ऑर्बिटल में आपको बताया था 9th क्लास में बताया जाता है कि एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में एक साथ कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घूमते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 2। तो इसलिए एक बात तय हो गई कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। तो लिखेंगे ये बात भी, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने बेटा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं बेटा, भरे जा सकते हैं, सॉरी फिल किए जा सकते हैं। हो गया। तो 4 बातें हमने बेटा एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ ली। शेप पता चल गया, गोलाकार होगी, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होगा, और ये सिंगल ऑर्बिटल होता है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या देख लें, इसकी शेप देख लो बेटा। तो शेप देखा हमने, क्या होगी इसकी शेप? स्फेरिकल बताई थी, तो लो ये बन गया आपका गोलाकार, ठीक है, गोलाकार बन गया, ठीक है, बन गया गोलाकार। ये क्या है? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल है, ठीक है, हो गया, ठीक है बेटा, एस ऑर्बिटल आपका कंप्लीट हो गया। अब कल को हम शेप ऑफ पी ऑर्बिटल बताएंगे, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है बेटा। आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, ठीक है, बाय।